हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था दैट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जो होता है वो होता है इट्स अ फिनोमेना जब एक लाइट फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है एंड इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। सही है। रिफ्रैक्शन क्या है? वो एक फिनोमेना है। कैसा फिनोमेना? जब एक लाइट रे कहां से कहां ट्रेवल करती है? फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ये कीवर्ड्स हैं जो आपको लिखने हैं इसमें रिफ्रैक्शन में। तो इतनी बात सबको समझ में आई? इसके बाद आपका आता है कि रिफ्रैक्शन होता ही क्यों है और बेंडिंग किस पर्पज से होती है। तो रिफ्रैक्शन होता इसलिए है क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी होती है। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज आता है। अब चेंज इन वेलोसिटी क्यों होती है? क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? वो ट्रांसपेरेंट मीडियम की होती है। कुछ मीडियम्स अलाउ करते हैं लाइट को फुल्ली तरीके से पास करने के लिए, कुछ रोक के पास करते हैं। तो जो फुल्ली तरीके से अलाउ करते हैं पास होने के लिए वो उनकी वेवलेंथ को बढ़ा देते हैं और जो रोकते हैं वो उनकी वेवलेंथ को हटा देते हैं। और कल हमने एक डेरिवेशन करा था वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के ऐसा सिंबल बनता है या अगर नहीं बन पा रहा तो आप एफ लिख सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं हो मुझसे तो बन नहीं पा रहा, मैं फेल हो जाऊंगा, कोई बात नहीं होगा। ठीक है, फुल फॉर्म लिख सकते हो वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट, द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। ये होता है फ्रीक्वेंसी। और मैंने आपको बोला था भाई वेव कैसे कम कर दोगे आप, या पार्टिकल कैसे कम कर दोगे? वो तो जितने थे वो उतने रहने वाले। तो क्या चीज चेंज और बढ़ सकती है और घट सकती है? दैट इज वेवलेंथ। और वेवलेंथ का मतलब और कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको याद हो हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से ही ड्राइव करा था, डिस्टेंस इनटू 1 अपॉन टाइम। और डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे वेवलेंथ रखी गई थी। तो डिस्प्लेसमेंट बोलो या अगर नॉर्मल वेलोसिटी के टर्म में बात करेंगे तो हम इसे डिस्प्लेसमेंट रखेंगे, मतलब आप वेव की फॉर्म में बात करेंगे तो हम इसे वेवलेंथ बोलेंगे। तो चेंज किस में आता है? वेवलेंथ। नंबर ऑफ वेव्स में चेंज नहीं आता। भाई वेव कैसे कम हो जाएगी? सही है। तो मान लो आप 10 बच्चे आ रहे हैं, एक कॉरिडोर एक गेट से घुसे, अब दूसरे गेट तक अगर वो नॉर्मल स्पीड में जाना था तो वो 10 बच्चों को निकलने के लिए नॉर्मल स्पीड जो आई थी वो मेंटेन करनी। बट अगर उनकी स्पीड थोड़ा सोचो थोड़ा सा हमने ऑब्स्टिकल रख दिए तो उनको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि ऑब्स्टिकल पार भी करना है और उतने टाइम में ही पहुंचना है। वैसे थोड़ी कर 10 बच्चे या 2 बच्चे मार दिए हमने तो यहाँ 8 ही रह गए। तो जो पिकनिक पे ले गए हम 100 बच्चे वापस ला रहे 90, मगर बस से खा गए, भूख लग रही थी उन्हें। तो अगली बार जब स्कूल में ताला पड़ जाएगा कोई ना आने वाला जो पिकनिक पे भेजेगा। बट ऐसा नहीं होता। तो अगर ऑब्स्टिकल होते हैं तो हम क्या करते हैं? स्पीड बढ़ाते हैं या अपने डिस्प्लेसमेंट को कम करते हैं, शॉर्टर रास्ते को देखते हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी हुई है। किसी को कोई तरीके का डाउट है तो बताओ। ओके, इसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या करता है? वेव को चेंज करता है, वेवलेंथ को चेंज करता है। दूसरा पॉइंट हमारा पास आता है ऑप्टिकल डेंसिटी के बाद वेवलेंथ में चेंज हुआ तो उसकी स्पीड में चेंज होगा या वेलोसिटी में चेंज होगा। और वेलोसिटी के चेंज की वजह से वो बेंडिंग शो करता है। तो आपका पूरा फिनोमेना दोबारा से एक्सप्लेन हो जाता है। क्या फिनोमेना था कि मैंने लाइट रे कमिंग फ्रॉम वन ट्रांसफर मीडियम टू अनदर ट्रांसफर मीडियम, इट बेंड। बेंड किस तरीके से? 2 तरीके से, टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन ऑप्टिकल डेंसिटी। कौन रेयर है कौन डेंसर है? डेंसर टू रेयर आ रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, रेयर टू डेंसर आ रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल होगा। ये आपको याद होगा। किसी को अब कोई डाउट है तो बताओ इन सारे पॉइंट पे। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने कल पूरा पढ़ा था। किसी को कोई भी तरीके का डाउट है तो पूछ सकते हो। मैं समझा नहीं, क्या बैंड? अच्छा, डेफिनेशन के कीवर्ड्स बताओ सारे। आपने भी बोला था ना डी से कोई चलता बोलना है। डेविएशन, रिफ्लेक्शन वाली डेविएशन, डेविएशन, डेविएट फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, वो ये कुछ कीवर्ड्स इसलिए देखो आप डेफिनेट आपको फिनोमेना आता है, आपने सिंपल इंग्लिश में लिखा, कीवर्ड्स नहीं लिखे, आपको मार्क्स नहीं देगा बोर्ड। ठीक है, बोर्ड भाई हर बच्चा अपने लैंग्वेज में लिखता है,
ठीक है। बट अगर आपने उसके कीवर्ड्स नहीं लिखे, मतलब जो मेन फिनोमेनन जो कीवर्ड्स अगर आपने वो मेंशन नहीं करे, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। और मार्क्स नहीं मिलेंगे फायदा क्या है फिर एग्जाम में? आपको कॉन्सेप्ट आता है बट आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो बेकार हो जाए। इसलिए मैं कभी बार बोलता हूँ कुछ डेफिनेशन जो बुक्स में होती है वो डेफिनेशन एज इट इज याद करो, भले आपको फिनोमेना आता है, क्योंकि कीवर्ड्स आप मिस कर देते हो और कीवर्ड मिस हो गए तो आपके मार्क कट जाएगा। और मैंने आपको पहले बताया 99 के लिए नहीं कर रहे हैं, हम 100 के लिए कर रहे हैं। और 100 के लिए एक मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के मन में अभी भी ये एटीट्यूड है सर एक मार्क ही तो कटेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ आप 100 स्कोर नहीं कर सकते। 100 स्कोर करने के लिए यही एटीट्यूड होना चाहिए, एक मार्क भी क्यों कटा और क्यों कटे, मुझे उसे एक मार्क के लिए मेहनत करनी है, तभी वो एटीट्यूड बन पाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट फिनोमेनन हम लोगों ने क्या लिखा था? नोट्स सबने कॉपी कर रखे? यस सर। चलिए फटाफट हमने दिखाना है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सारी चीजें लिख रखी हैं। आज हम पढ़ेंगे इनके नेम्स के बारे में। तो सबसे पहले ये जो रे आती है, इस रे को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। तो किसी के मेरे हिसाब से कुछ को डाउट तो नहीं होना चाहिए। ये तो वही है जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है। Yes, वो sir. रे जो जाके टकराती है उसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, इंसिडेंट क्यों बोलते हैं किसी को पता है? ये नहीं पता सर, इसे इंसिडेंट रे क्यों कहते हैं? इंसिडेंट मतलब क्या होता है? सर, कोई इंसिडेंट होगा, कोई हादसा होगा, कोई वाकया हुआ है ना। तो अभी जब कोई बंदा आपको देख रहा है या इस एक्सपेरिमेंट को देख रहा है तो वाकया शुरुआत कहां से हुई? इसी से ना कि ये रे जाके टकराई। अगर ये रे टकराती ही नहीं, ये इंसिडेंट होता ही नहीं, तो फिनोमेना होता। तो ये वाकया जो स्टार्ट हुआ है वो भाई साहब इस रे से स्टार्ट हुआ है। तो इन बहन जी का नाम हमने क्या रखा है? समझ में? क्योंकि इसी मैडम जी ने ये इंसिडेंट स्टार्ट करा। अगेन नॉर्मल की क्यों जरूरत है? नॉर्मल का मतलब नाम से बता रहे हैं, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री। नॉर्मल मतलब होता है नॉर्मल टू द प्लेन, तुमने वर्ड सुना होगा। नॉर्मल टू द प्लेन का मतलब ये होता है फॉर्मिंग 90 डिग्री एंगल। इसका रोल सिर्फ इसलिए जिससे आप एक रेफरेंस एंगल बना सको। नॉर्मल का रोल बस इतना होता है कि आप क्या बना सको? एक रेफरेंस एंगल। अब रेफरेंस एंगल किसका? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, और इसको हम आई नाम से बोलते हैं और आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। अगर मैं बात करूं फिलहाल के लिए टेंसर टू रेरर की, अभी हमारी रे कहां से आ रही है? टेंसर टू रेरर। तो टूवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और ये जो रे बाहर गई क्योंकि अब फिनोमेना हो चुका है। कौन सा फिनोमेना हो चुका है? रिफ्रैक्शन। कौन सा फिनोमेना हो चुका है? इस रे को हम रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। किसी को कोई डाउट है? रिफ्लेक्टेड मत बोलना भैया, रिफ्रैक्टेड। ठीक है, और ये एंगल क्या आएगा? ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई डाउट है? अब मजेदार बात सुनो, दूसरा फिनोमेना भी अभी हाथों हाथ बना देते हैं कि जब लाइट रे ऐसे आई, आपने नॉर्मल बनाया और टूवर्ड्स नॉर्मल हो गई। ये कहां से आया हुआ? टेंसर टू रेरर टू टेंसर। ये आई है, ये आर है। अब जरा खुद से देखो, आई और आर अगर मैं आपको बता दूं तो आप मीडियम बता सकते हो कहां से कहां ट्रेवल कर रही है? यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे खुद देखे बताओ कौन बड़ा है, आई या आर? आई बड़ा है? नहीं सर, आर बड़ा है। जिन्होंने आई बोला है, मैं बता रहा हूँ फ्री में जाके आंखों का चेकअप करा लें। मैं फ्री कंसल्टेशन बता रहा हूँ, जरूरत है आप सभी को। ठीक है, और उसमें कौन पड़ा है? ठीक है, तो अब एक फिनोमेना देखने की बात है। अगर आपको पहले से पता है आर बड़ा है आई से, तो आप खुद बता सकते हो कि लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही होगी? टेंसर टू रेरर। ठीक है, दूसरी आपसे वो क्या पूछ सकते हैं कि वो टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो रही है, तो आप उससे बता सकते हो अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझ में? ये मैं सिर्फ इसी बात से बोल रहा हूँ। आपने डायग्राम देख के बता दिया आर बड़ा है आई से, तो अगर आपसे पूछे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? लाइट ट्रेवल फ्रॉम टेंसर टू रेरर, लाइट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये आप बता सकते हो। अगर वो आई बड़ा है किससे? आर से, तो क्या बोल सकते हो? लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेरर टू टेंसर एंड
बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो सिर्फ ये आपने इस बात से बताया। क्या कोई और भी चीज है जो हम बता सकते हैं? और बताओ क्या बता सकते हैं? कल मैंने एक और फिनोमेना बताया था, उसने डिस्टेंस मत बोलो, वो मेरे को समझाने का तरीका था। मैंने जो डिस्प्लेसमेंट बोला, डिस्प्लेसमेंट को हम अब इससे रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी गुड। तो कहाँ वेवलेंथ ज्यादा है, पहले मीडियम में दूसरे मीडियम में? दूसरे मीडियम में वेवलेंथ ज्यादा है, यानी वेव लेंथ इंक्रीजेस, है ना? वेवलेंथ बढ़ गई, उधर वेवलेंथ डिक्रीज। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है? देखो सिर्फ एक फिनोमेना से हम कितनी चीजें पता लगा रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि आप एक ही फिनोमेना से बहुत सारी चीजें निकाल के ला रहे हैं। कोई और चीज हो सकती है, बताओ? ऑप्टिकल डेंसिटी किस मीडियम की ज्यादा है? सर आर की ऊपर वाले नीचे वाले? नीचे वाले ऊपर वाले की ज्यादा है और नीचे वाले की उधर। ऑप्टिकल डेंसर टू रेयर आ रहा है ये, और वो ऑप्टिकल। कोई डाउट? ओके, अब हम आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, बताओ? पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? देखो एक तो आई को आ रहा है, अरे सुनो मैडम, एक तो उस लॉ में आई इक्वल टू आर था, वो यहाँ पे होता है बट एक फिनोमेना में होता है। अभी हम उस फिनोमेना को डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे आई और आर अभी फिलहाल तो दिख नहीं रहे इक्वल, तो वो लॉ तो हटा दो। दूसरा लॉ वहाँ पे क्या बच जाता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, अभी एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल ऑल लाइज एट द सेम टाइम। इस लाइन का मतलब पता है? ये तुम पढ़ते हो, यस सर। बताओ जरा। के उस एक ही ऑब्जेक्ट को, हाँ, एक पॉइंट नहीं बोला यहाँ पे। हाँ, एक ही पॉइंट पे बोलो, चलो चलिए ठीक है, एक पॉइंट एक मीडियम, वो सही बात है, वो तुम सही बोल। इमेजिन करो इस दीवार पे लाइट पड़ी, उस दीवार से लाइट निकले, ऐसा फिनोमेना हो सकता है? मतलब यहाँ इस प्लेन पे लाइट पड़ रही है और उस दीवार से लाइट निकल रही है, हाँ कैसे हो तो जाएगा? तो कह रहे हो कि एक ही ऑब्जेक्ट पे हो रहा है सारी एक ही ऑब्जेक्ट पे, एक ही प्लेन पे सब चीज हो रही है। ऐसा नहीं होता भाई यहाँ पड़ी और वहां से निकली। इंसिडेंट है यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड है यहाँ पे, नॉर्मल का बनाओ। तो सबसे पहले अगला सवाल आएगा, नॉर्मल का बनाए, यहाँ बनाओ वहां बनाओ, या बीच में ना दूं कहीं अलग से? आस्क डॉक्टर बाथरूम की तरफ। ओके, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे टकराए, तो ऐसा नहीं होता। साफ सीधी बात है, इंसिडेंट रे है, वहीं पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा और सारा चीज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे भी होगा और एक ही प्लेन पे होगा। ये तीनों चीजें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होते, देखो ना, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये है ना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सब इंसिडेंट रे भी आई, नॉर्मल भी इसी से बात, रिफ्रैक्टिव भी, और सब एक ही प्लेन पे है। ये है सबसे पहला लॉ इसका, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का। बट यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे की जगह रिफ्रैक्टेड रे आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे नहीं आएगा, क्योंकि वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। तो वहां पे हमने क्या बोला था? रिफ्लेक्शन। इधर देख ले मेरे भाई, हाँ इधर देख ले, इंपॉर्टेंट ये है। ओके, सेकंड लॉ क्या होता है? देखो सेकंड लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू। म्यू का मतलब यहाँ पे आपका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, माइक्रो सिंबल होता है, म्यू नहीं सॉरी माइक्रो सिंबल होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ये सिंबलाइज करता है। ठीक है, इसी को कई बुक में एन जैसे भी बना रखा है, तो घबराना मत कि ये क्या है और वो क्या है, सेम है। ठीक है, अब कई बुक में आर से भी बता रखा है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तो ये लिखते हैं, कुछ बुक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के बेसिस पे लिखा रहता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे तुम्हारी बुक में किस तरीके से लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन आई रिफ्रैक्शन कुछ नहीं है, साइन आई अपॉन साइन आर। पिछली बार क्या था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। वहां पे जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब इन दोनों का रेशियो सेम है। एक्चुअल में रेशियो सेम होता है इनके डिस्प्लेसमेंट का। किनका सेम होता है? डिस्प्लेसमेंट। बट आप इन दोनों को सेम रेडियस से डिवाइड कर देते हो, तो जब डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस यानी वो हाइपोटेन्यूज हो जाता है, तो वो साइन आई का क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक काम करते हैं,
इमेजिन करो ये सिचुएशन है, ठीक है, यहाँ पे आई और आर बनना है, तो यहाँ गोला बना सकता हूँ ऐसा, बोलो ऐसा दिख रहा होगा। अब ये क्या है, रेडियस यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, और ये क्या है, किसी को कोई डाउट है? अब मुझे बताओ यहाँ से ये क्या है, 90 डिग्री, तो ये एंगल, ये एंगल आर था, एंगल के आर के सामने वाला ये क्या कराएगा, परपेंडिकुलर, ये आई के सामने वाला ये क्या कराएगा, अगेन परपेंडिकुलर कराएगा। वो कह रहा है इन दोनों का रेशियो इक्वल रहता है, चाहे आप कोई से भी एंगल पे गिराओ, इन दो का रेशियो, ये जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो है, इन दोनों का रेशियो सेम रहता है। बात सबसे पहले यहां से शुरू हुई थी कि ये जो रेशियो है वो सेम रहेगा। अगर वो कहे कि सर आई कोई चेंज कर दे तो हाँ ये भी चेंज हो जाएगा, तो उसके साथ ये भी तो चेंज होगा। और आप उन दोनों को जब डिवाइड करोगे एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए, मान लो एयर टू ग्लास जा रही है, तो एयर टू ग्लास के लिए चाहे कोई भी आई लो तो ऑटोमेटिकली आर भी चेंज हो जाएगा उसी के हिसाब से। बट इनका रेशियो, क्योंकि रेडियस तो आप सेम बनाओगे गोला, उसके हिसाब से ये जो डिस्टेंस आएंगे इन दोनों को हमेशा डिवाइड करो, एक ही वैल्यू है। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंसिडेंस बोल दूं, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको ये क्या है, रेडियस नहीं है, एक्चुअल पाथ जो ट्रैवल कर, और ये क्या है, रेडियस, इन दोनों से डिवाइड करो। तो डिस्प्लेसमेंट यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन किसका, एंगल का, एंगल का होता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन आई, और ये क्या हो जाएगा, तो ये रेशियो भी तो कांस्टेंट रहेगा। और इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या म्यू, जो भी आप समझो, समझ में आया नहीं है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एक्चुअल में इस रेशियो को कहते हैं। आपके बुक में जो एक्सपेरिमेंट दे रखा है वो ये है, डी आई अपॉन डी आर, डी आई अपॉन डी आर के रेशियो को, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना, मतलब देखो ये क्या है, ये है नॉर्मल से ये कितनी मुड़ी, ये भी कितनी है, नॉर्मल से कितनी दूर गई। आपका फिनोमेना, आपकी जो डेफिनेशन है वो क्या, किसके बेसिस पे, हाउ मच इट बेंड फ्रॉम नॉर्मल, उसी पे तो बेस्ड है, तो उसी के बेसिस पे तो है, वहां से ये आपका निकल के आता है। इतनी बात समझ में नहीं आई। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो चीजों को बयां करता है, पहला लॉ इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। दूसरा साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान लो ये एयर टू ग्लास का रेशियो है, नहीं ग्लास टू एयर का रेशियो है, क्योंकि रेजर टू रेयर जा रही है, ग्लास टू एयर का रेशियो क्या ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा, मतलब अगर आप भले एंगल चेंज करते भी रहो ये रेशियो नहीं बदलने वाला। अगर आपके एक एंगल के लिए मान लो 30-40 के रेशियो के लिए ये आ गया 1/2, तो हमेशा ये 1/2 ही आएगा, ये चेंज नहीं हो सकता। आई बात समझ में या नहीं? किसी को कोई तरीके का डाउट है तो बताओ। अब एक 2-3 चीजें और पता कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने वेवलेंथ इंक्रीज की बात करी, चलो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये ऊपर वाला रब कर दो सारा, ऊपर वाले की जरूरत तो नहीं है। चलो एक चीज और लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे इधर देखो, साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सबसे पहली डेफिनेशन यही है। तुम्हारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बहुत डेफिनेशन तुम्हें मिलने वाली, सबसे पहली डेफिनेशन यही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर डिफाइन करने को आएगा तो आप क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ साइन आर टू साइन आई, तो सॉरी साइन आई टू साइन आर। इसको भी पूरा फुल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे, इट्स अ रेशियो ऑफ साइन, SINE, साइन की फुल फॉर्म क्या होती है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? अब ध्यान से सुनो। चलो ये तो सबसे पहले डेफिनेशन हो गई आपकी इसकी, ठीक है। इनका रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
Again, it's a ratio. So it have the unit or does not have any unit? No. It does not have any unit. Because Why? because it is a ratio. It is a ratio. Simple. It's a ratio. Simple. कुछ बातें नहीं बोली. हाँ, कुछ और भी है? दो सिमिलर टाइप की जब होती है दो सिमिलर टाइप क्यों? बिकॉज दोनों साइन है और साइन खुद अपने आप में भी क्या होते हैं? रेशियो. किसी को कोई डाउट है तो बताओ. अच्छा, एक चीज और है. इधर देखो. हेलो. जब यहाँ पे 1 2 लिखा रहता है, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ने के दो तरीके हैं. अगर आपको ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो इसको आप कैसे पढ़ोगे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम. वन मीडियम दे 1 और 2 लिखा है, अनदर कहाँ लिखा है? तो ये ट्रैवलिंग बताता है किससे कहाँ ट्रैवल हो रही है. तो अभी तो 1 और 2 लिखे हुए हैं, तो अभी तो कुछ नहीं है. मान लो अगर तुम यहाँ पे एयर होता है या ग्लास होता तो रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल होगी. तो आप सिर्फ इतने लिखे हुए से काफी चीजें बता सकते हो. अगर यही सेम चीज ऐसे लिखी होती, यहाँ ए लिखा होता है, यहाँ जी लिखा होता, तो एयर टू ग्लास जा रही है, तो कहाँ जा रही है? रेयर टू डेंसर. टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी, स्पीड कम होगी. कितनी सारी चीजें बता दिया. तो ये चीजें भी होती हैं. क्या हुआ? हाँ, ठीक है. तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट से पता चल जाएगी. कोई डाउट है? क्या इसको इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? नहीं. एक और है. क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium. जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात बोलेंगे, देखो ये पहला वाला किस पे था? ट्रैवलिंग के ऊपर. सेकंड वाला किसके ऊपर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो उसमें आप क्या बोलोगे? सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. उल्टा पढ़ोगे. समझ में आ रहा है? जब आप ट्रैवलिंग की बात करते हो तो कैसे पढ़ते हो इसे? फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम. जब आप इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में पढ़ते हो तब आप इसे पढ़ते हो विद रिस्पेक्ट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. इसका रीजन बताऊंगा क्यों. इतनी बात सबको क्लियर हुई? किसी को डाउट है? ओके. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो आपका बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला था वो क्या था? ठीक है. एक तो ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला. इसके बाद आपकी बुक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या गिवन है? बताओ. नोट्स में भी ऑलरेडी गिवन है. क्या लिखवाया था? हेलो, इधर आ जाओ भाई. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो आपके बुक में दूसरी डेफिनेशन दे रखी है वो ये है. स्पीड, इट्स अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ सेकंड मीडियम. अब तुम्हारे कभी को मैंने बोला सर ये स्पीड का फॉर्मूला कहाँ से आ गया? वो यहाँ वाले से आ गया. ठीक है. अगेन ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट से जिस चीज से ड्राइव हुआ है, ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट में जिस चीज से ड्राइव हुआ है हम उसी चीज को यूज कर रहे हैं. कैसे? अब ध्यान से देखो. देखो ना, साइन आई अपॉन साइन आर है. तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या था? दिस डिस्टेंस, सॉरी दिस डिस्टेंस अपॉन डिवाइड बाय दिस. यही तो था. और ये क्या था? दिस डिस्टेंस डिवाइड बाय रेडियस. तो यहाँ से जो रेशियो आता है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंसिडेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिफ्रैक्शन आता है. यही तो रेशियो आता है, क्योंकि आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा. अगर मैं इन दोनों को टाइम से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? टाइम से डिवाइड कर दो ये आ जाएगा. तो ये चीज क्या है? और डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम क्या है? वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, और ये क्या है? वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम. तो यही चीज तो मैंने वहां लिखी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दूसरी डेफिनेशन क्या होती है? स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ सेकंड मीडियम. क्योंकि ये फॉर्मूला कहां से है? साइन अपॉन. देखो इस लॉ को क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ. स्नेल मत बोल दियो, स्नेल्स लॉ. स्नेल्स ने बोला था साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है फॉर ऑल द मीडियम. इसको जब आप खोलते हो तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंसिडेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिफ्रैक्शन आता है. जिसको आप डिवाइड करोगे टाइम से तो यही लॉ किसमें बदल जाएगा? वेलोसिटी या स्पीड. स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ सेकंड मीडियम. ये आपका लॉ है और ये इस तरीके से लिखा जाता है. मतलब अगर लिखा है तो आप रीड इस तरीके से करोगे. ठीक है. और
ये जो चीज है, इसी को अगर आपको मैथमेटिकली लिखना है तो आपका ये स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ सेकंड मीडियम। किसी को कोई डाउट है? इसमें एक वर्ड यूज होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो मैं तुम्हें दोबारा से फर्स्ट पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ, ऑप्टिकल डेंसिटी। अब ध्यान से सुनना है इस चीज। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? कल लास्ट टाइम मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया था, 3 बंदे जब खड़े करे थे, जब तीनों में कंपेयर करा था आपने बिल्कुल सही बताया था और वो हो भी गया था। बट फिर मैंने बाद में आपको उन तीनों को कंपेयर करना सिखाया था। तीनों को किससे कंपेयर करा था हमने? स्टैंडर्ड से, स्केल से, स्टैंडर्ड स्केल से, उससे नापा और फिर उनकी जो हाइट आई उनको माइनस करा था। मान लो फर्स्ट बंदे की कुछ हाइट आई थी, सेकंड बंदे की कुछ हाइट आई, थर्ड बंदे की, और उनको हमने क्या करा था? सबट्रैक्ट करा था। वही चीज आपको यहाँ करनी है। आप किस के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो? दो पर्टिकुलर मीडियम के बीच में। बट क्या हमेशा दो बंदों के बीच में कंपेयर करना पड़ेगा? आपको क्या ऐसा बोला जाता है कि भाई आर्मी में सेलेक्ट होना तो अमिताभ जी से लंबे होने चाहिए, तो है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या इमेजिन करो कोई ऐसी चीज जो बढ़ रही है, तो फिर तो आप कभी उसके बराबर हो नहीं पाओगे। आपको ज्यादा मेहनत देने उससे लंबा होने के लिए, क्या पता चला वो आपसे लंबा ना हो जाए। तो ऐसा नहीं होता, आप एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। अब जैसे ये एयर टू ग्लास है, एयर टू ग्लास, वैक्यूम टू ग्लास के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वाटर टू ग्लास के लिए फिर डिफरेंट होगा, कैरोसिन टू ग्लास के लिए फिर डिफरेंट होगा। तो और अगर कैरोसिन टू ग्लास है, यहाँ कैरोसिन टू वाटर कर लो, फिर से डिफरेंट होगा। कैरोसिन टू क्राउन ग्लास कर लो, फिर से डिफरेंट हो गया। तो हम कैसे जाने में किसके लिए क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? तो उन्होंने बोला सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट कर लो। कैसे? इस फिनोमेना। अब ध्यान से इस चीज को देखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये फॉर्मूला सबको समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सबसे पहले हम सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो कहां से ट्रेवल करा के ला रहे होते हैं? वैक्यूम से। वैक्यूम में ट्रैवल हो जाती है, लाइट हो जाती है, साउंड है वो, शायद हो जाती है, साउंड है। साउंड नीड मीडियम टू ट्रैवल, लाइट डज नॉट नीड मीडियम टू ट्रैवल। सही जवाब दे रहा हो। सन से जो लाइट आती है बाहर, क्या तूने अपना और भर के आया था? क्या करने जाता है बाहर? ऐसे करते काम मत करा कर। तो यहाँ पे क्या से कहाँ ट्रेवल कराते हैं? देखो भाई, हम यहाँ सेकंड मीडियम नहीं बोल सकते, हम क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट मीडियम को वैक्यूम रख दो, फर्स्ट मीडियम को क्या रख दो, और सेकंड मीडियम को क्या रख दो, चेंज करते रहो। फर्स्ट सेकंड मीडियम को कभी ग्लास रखो, कभी एयर रखो, कभी कोई दूसरी चीज रखो। सेकंड मीडियम को चेंज करो, फर्स्ट मीडियम को चेंज मत करो। तो फर्स्ट मीडियम क्या हो जाएगा हमेशा? वैक्यूम। और सेकंड मीडियम क्या हो जाएगा? कोई भी मीडियम, मान लो कुछ भी। तो फर्स्ट मीडियम में लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यही होगा। और ये क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, है ना? अब मुझे बताओ, मैं देखो यहाँ पे सबके लिए वैक्यूम है तो मैं इसे बी हटा रहा हूँ, क्योंकि सभी के लिए वैक्यूम लिखना पड़ेगा, तो इसे μ1 लिखते हैं। अब ध्यान से मुझे बताओ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को सी नहीं लिखते? आपने आंसर इक्वेशन पढ़ी है? E इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे C क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। उसका सिंबल क्या होता है? C, स्मॉल c। तो C उसका सिंबल हो गया। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या वन मीडियम, ये V1। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। कौन सा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसलिए क्योंकि ये कंपेयर किससे क्या साथ करा गया? स्टैंडर्ड या वैक्यूम। तो हर एक मीडियम का अब आप कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट मीडियम सबके लिए क्या है? वैक्यूम। तो इसकी वैल्यू सबके लिए डिफरेंट आएगी, सही है? और सबकी वैल्यू स्टैंडर्ड होगी, चाहे कोई भी एंगल यूज करो, क्योंकि सबका फर्स्ट मीडियम क्या है? वैक्यूम। अब आप कंपेयर कर सकते हो कौन सा ज्यादा डेंसर है, कौन सा ज्यादा रह रहा है, क्योंकि अब आपने सबको किससे कंपेयर करा दिया? वैक्यूम। आपको बंदों को पास लाने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करते थे? जब हाइट सबकी पता है, मान लो एक की हाइट है 164 मीटर, एक की हाइट है 168 मीटर, एक की हाइट है 170 मीटर, तो अब आप आराम से कंपेयर कर सकते हो कौन लंबा है कौन छोटा है। क्यों? क्योंकि अब आपने सबको किससे कंपेयर कर लिया? स्टैंडर्ड से। जब तक आपने स्टैंडर्ड से कंपेयर नहीं करा, आपको लाना पड़ेगा कंपैरिजन के लिए, और वही हम कर रहे थे इससे पहले। हम दो मीडियम को क्या लगा रहे थे? ला रहे थे। बट क्योंकि अब हमने किससे कंपेयर कर लिया? सबको
स्टैंडर्ड, यानी फर्स्ट मीडियम ने क्या रख दिया, वैक्यूम। तो हमारे को जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा वो सबका क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल, सबका मीडियम क्या होगा, तो ये क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब फर्स्ट मीडियम क्या हो, वैक्यूम। क्लियर है? अब आ जाओ बिल्कुल बेसिक्स पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली बात पे। क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेशियो अब देखो दो डेफिनेशन मिल गई, दूसरा क्या मिला था, स्पीड, या डायरेक्ट लिख दूं V1/V2, कोई दिक्कत तो नहीं, यही तो है भैया। देखो इस वाले को मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंसिडेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिफ्रैक्शन है, उसी को दोनों को रेडियस से डिवाइड कर दोगे तो ये वेलोसिटीज आ जाती है। तो ये सॉरी टाइम से डिवाइड करोगे ये दोनों वेलोसिटीज आ जाएंगी, जिन्हें आप स्पीड भी बोल सकते हैं। तो V1/V2 लिखा, फर्स्ट मीडियम की स्पीड अलग और सेकंड मीडियम की स्पीड अलग, क्योंकि फर्स्ट मीडियम में क्या बनता है, इंसिडेंट एंगल, और सेकंड मीडियम में क्या बनता है, रिफ्रैक्टेड एंगल। तो उसी से आया है। कोई डाउट है किसी को, ये फर्स्ट डेफिनेशन। तो पहली डेफिनेशन क्या थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, कि इट्स अ रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड डेफिनेशन क्या है, इट्स अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। कोई डाउट, ध्यान से इस चीज को देखो, इधर 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 मैं स्पीड ऑफ लाइट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई डाउट तो नहीं है ना भाई, कर सकते हैं ना, गलत थोड़ी हो जाएगा ये। मैं इसको C/V2 इंटू 1, इस भवाल को, चलो इससे पहले नहीं यार, ये ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, CV2 इंटू 1/CV1 लिख सकते हैं भाई। ये चीज जो ऊपर थी वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में चलेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होते तभी तो हम न्यूमरेटर में लाते हैं ऐसे। तो मैंने उसका उल्टा फिनोमेनन लिया, कोई गड़बड़ तो नहीं करी। स्पीड ऑफ वैक्यूम अपॉन स्पीड इन सेकंड मीडियम, ये क्या था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है ये एब्सोल्यूट। तो ये किसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सेकंड मीडियम का। ये किसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे लिख सकते हैं, μ2 इंटू 1, ठीक है। ये क्या है, ये तो 1 to 2 था ना। अब जरा मुझे खुद बताओ ये क्या लिखवाया था मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू, ये क्या लिखा है, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू, खुद अपने आप वही निकल गया। ये मैंने बोला था बाद में एक्सप्लेन भी कर दूंगा क्यों है। आपने अब तीसरी डेफिनेशन आपके पास क्या आ गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर मीडियम इज अ रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तीसरी डेफिनेशन, कोई डाउट है, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि क्यों पढ़ते हैं इसे सर वापस एक बार रिपीट कर दो ये चीज, ये पूरा नो सर बस डेफिनेशन। It's a ratio of refractive index of second medium with respect to refractive index of first medium। यानी इन्हें absolute refractive index भी बोल सकते हो। देखो कई जगह ना, कई बुक्स में absolute वर्ड यूज नहीं किया, refractive index of first medium लिखा है। जब refractive index of first medium बोलते हैं और किसी के रिस्पेक्ट की बात नहीं करते तो वो absolute refractive index ही होगा। तो मैंने बोला refractive index of glass, ठीक है। इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब उसका कंपैरिजन किसके साथ हुआ है, वैक्यूम, ठीक है। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोलूंगा तो मैं, अगर मुझे किसी और के साथ कंपेयर करना है तो मैं बोलूंगा ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू कैरोसिन, मैं बताऊंगा। बट अगर आपको कहीं नहीं बोल रखा, सिंपल बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो इसका मतलब वो क्या है, वो क्या बोलना मांग रहे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो आपसे क्या बोलना मांग रहे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई डाउट है तो बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है अब तक। ये सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ कि क्यों बोलते हैं ऐसा, साइन आई अपॉन साइन आर क्यों बोलते हैं, बताओ तो फटाफट। तो आपके पास अब कितनी डेफिनेशन हो गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, यू नो कौन कौन सी, साइन आर, वेरी गुड। सेकंड स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, थर्ड अभी सबर मत करो,
अब ये एक और है, देखो कैश रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, इधर देखो फर्स्ट सेकंड है। हेलो, कोई याद, देखो कुछ याद नहीं करना तुम्हें, अगर समझ में आ जाएगा तो इट्स स्टोरी लाइन सब एक दूसरे से ड्राइव भी हो रहा है। अगर बस उस स्टोरी लाइन को तुमने समझ लिया तो मुझे बताओ, या तो मूवीज देखते हो या तुम्हें अभी पूछ लो ना मैं एंड गेम तक की स्टोरी, तुम स्टार्टिंग से अब तक बता दोगे क्योंकि तुमने स्टोरी लाइन की तरह याद कर लिया। अगर तुमने इस स्टोरी लाइन की तरह समझा तो ये आराम से हो जाएगा, वरना हर डेफिनेशन को रटना पड़ेगा, सीधी बात। वो तो फिर मेहनत का काम है भाई, 4-5 डेफिनेशन को कहाँ तक रटोगे। इधर देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, लास्ट टाइम मैंने बताया था, तो वेवलेंथ इनटू फर्स्ट मीडियम इनटू फ्रीक्वेंसी, और वेव फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है, तो वेवलेंथ इनटू सेकंड इनटू फ्रीक्वेंसी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकंड। इसमें रिपीट करने लायक होता क्या है बच्चे, V1/V2 था, वही स्पीड वाला फॉर्मूला। अब स्पीड वाला फॉर्मूला कल पढ़ा था, ये कहाँ से आया था, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। 1/टाइम पीरियड को क्या लिखते हो, फ्रीक्वेंसी। याद नहीं है ना, पता है 1/टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होता है, इसलिए तो समझ नहीं आ रहा। छोटी छोटी चीजें बेटा, 1/टाइम पीरियड 7th क्लास में सीखते हैं लास्ट टाइम, थोड़ा तो याद करो, घर जाके पढ़ते थोड़ा सा। अरे ना, होता ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी कटेगा, वेवलेंथ फर्स्ट अपॉन वेवलेंथ 2, इन दोनों के रेशियो को हम इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो फ्रीक्वेंसी तो मैंने क्लास से बताया था क्या होती है, नंबर ऑफ वेव, तो कैंसिल कर दो। कोई डाउट है? देखो ये है, अब ये क्या क्या है, हमको सारी पॉसिबिलिटीज लिख लेते हैं, ठीक है, सारी डेफिनेशन क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बताओ, साइन आई, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम और वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, ये सब हो गए। ये ग्रेटर देन 1 है, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। ये रेशियो मतलब ये जो रेशियो है ये ग्रेटर देन 1 है, तो सबसे पहला चीज ये, अगर ये रेशियो है, किसका रेशियो, साइन आई अपॉन साइन आई, यानी न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, जब भी तो ऐसा रेशियो आता है ग्रेटर देन 1। मैथ्स पढ़ी है, फ्रैक्शन चैप्टर में आता है, ठीक है, चौथी क्लास में, 4th में आता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पता है ना, न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तभी ये 1 से बड़ा होता है। यस सर, यस सर। 5/4 और बताओ तुम, 3/2 और 6/2। न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। अरे 100/10 कुछ भी बताओ, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, मतलब साइन आई बड़ा होगा, साइन आर छोटा होगा। जितना एंगल बढ़ता है, इसका पहला कंक्लूजन कहता है कि साइन आई बड़ा होगा साइन आर से, बट इसका मुझे कोई रोल नहीं है, इससे मैं क्या हासिल करूंगा, बट इससे मैं कंक्लूड बात बोल सकता हूँ कि आई बड़ा होगा आर से, क्योंकि दोनों साइन है। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते हो वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ती है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन उसकी वैल्यू √3/2, 0.7 समथिंग, उसकी वैल्यू 0.6 समथिंग, और अगर आपकी उसकी वैल्यू दे 1/2, 0.5। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है साइन की वैल्यू उतनी ही बढ़ती है, और कहाँ पे जाती है मैक्सिमम वैल्यू पर, साइन 91 होता है। तो एंगल बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी। ये क्या बोल रहा है, साइन आई वैल्यू बढ़ी है, किस वैल्यू से बढ़ी है, साइन आर। तो इसका मतलब इसका एंगल भी इस एंगल से क्या होगा, ये बात समझ नहीं। अब हमने आई ग्रेटर देन आर होता है, तो इससे हमने कंक्लूजन निकाला था पहले, जब आई बड़ा हो आर से, तो क्या कंक्लूजन था, वो जिम्मेदारी है। दूसरा कंक्लूजन आया, लाइट ट्रेवल फ्रॉम
जा रही है, लाइट बैंड नॉर्मल, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये 3 कंक्लूजन समझ में आया नहीं है। अगली डेफिनेशन उसके बाद वाले पे आओ। V1 यानी फर्स्ट मीडियम में जो वेलोसिटी है इज ग्रेटर देन सेकंड में। इसे पूरा कंप्लीट तौर पे लिखोगे, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको कंप्लीट लिखना है कि फर्स्ट मीडियम में जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी। पर न्यूमरेटर बड़ा है ना, न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या है V1, तो यहाँ पे क्या है V2, सीधी बात, ठीक है। अगला 5वां क्या है, μ2 की वैल्यू ज्यादा होगी μ1 से, यानी चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। और लास्ट पॉइंट क्या सीखोगे, जैसे और उसकी वेवलेंथ फर्स्ट में ज्यादा होगी और सेकंड में होगी। अब सेकंड में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा हुआ है। अब सेकंड में अगर यानी नीचे वाले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा हुआ है तो उसकी स्पीड कम होनी चाहिए थी, उसकी वेवलेंथ कम होनी चाहिए थी। सेकंड वाले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा हुआ है यानी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी बढ़ेगी। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी को कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कोई बोलो आप मैथमेटिकली है नहीं, बट एक तरीके से एक ब्रिज बनाते हैं कि हाँ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ी हुई है, यानी वो डेंसर मीडियम है। अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो इसका मतलब वो कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है। उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या है, कम, वो कम रुकावट पैदा करेगा लाइट। समझ में आया। अब वही सेम चीज यहाँ देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम क्या है, ज्यादा। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम ज्यादा है यानी वो डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है, डेंसर है तो स्पीड कम होनी चाहिए, कम है। वेवलेंथ कम होनी चाहिए, कम है। ये ज्यादा रेयर मीडियम है तो उसमें वेवलेंथ और स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, समझे। अगर ये चीज लेस देन 1 होगी तो ये सारे पॉइंट घर से लिख लाओगे, इसके लिए लिख लोगे ना। अगर ये सारी चीजें तो दूसरे के लिए क्या लिखना है, थोड़ा सा दिमाग चलाना है, उल्टा मत किया बोले यार, उल्टा कर, उल्टी कर दी इससे बेहतर इधर उल्टी कर दूंगा। चलो इतनी बात सबको समझ में, चलो ये नोट्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा इस तरीके से नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, हो सकता है पॉइंट भी थोड़ा डिफरेंट हो, ठीक है। एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा लिखवाया हो, ओके। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है, स्टार्ट कर दिया, ओके। लॉ बता दो, भाग रहा हूँ, नहीं तो ओके। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कह रहा है, इधर भाई साहब थोड़ा सा कुछ नहीं देगा। एक जार है, इधर तो पानी भरा हुआ है या कोई मीडियम भरा हुआ है, लाइट आई, मान लो ये एयर है, ग्लास है फिलहाल, तो यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये आर है, कोई डाउट है। ये लाइट ऐसी आई और यहाँ पे हमने कुछ शीशा ऐसा रखा, इस शीशे पे कैसे टकरा है, 90 डिग्री, कैसे टकरा है। छोटी सी एक बात बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जब आई एयर टू ग्लास तो बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल होगी, सिंपल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है, एयर टू ग्लास, तो साइन आई अपॉन साइन। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ, क्लियर। हमने मिरर कुछ ऐसा रखा कि लाइट उससे जाकर कितने डिग्री पर टकरा रही है। अब मैं ऊपर वाले छोड़ दूं, नीचे वाले को, नीचे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन को देखते हैं। रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, नहीं है यहाँ पे भाई। अगर वो जाके टकराई तो जब कोई रे जाके सरफेस के साथ टकराती है तो ये ही इंसिडेंट होती है और नॉर्मल भी इसी पे बनती है, तो इंसिडेंट एंगल क्या हो जाता है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होगा, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत। अब ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि जब वो गई आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब वो गई तो वो कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब रिफ्रैक्शन होगा ना,
पानी से अंदर। अब ध्यान से इस चीज को समझो, अगर ये राइट दोबारा से अपने पाथ को रीट्रेस कर रही है, क्या कर रही है, ऐसे जा रही है, तो ये जो आर था वो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? ये यहाँ से आई, ये इंसिडेंट था, ये रिफ्रैक्शन था, जब टकरा के वापस जा रही है तो ये एंगल अब कौन सा एंगल करेगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओ सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस पिछली बार के लिए था, अब ये क्या कहलाएगा? तो हमने बोला कि साइन आर अपॉन साइन आर। अब ये जलवा कैसे हो गया, उल्टा क्यों हो गया? जो है अभी लॉ वही है। लॉ क्या है कि ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, नीचे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट इस बार आर क्या हो जाएगा? जब पानी से जब लाइट जा रही है तो आर क्या हो गया आपकी बार? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वो बाहर निकला तो ये भाई साहब क्या हो गया? तो वही लिखा है, ठीक है? ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, दोनों को मल्टीप्लाई मानना भैया। ऐसा कुछ होगा? अरे देख तो ले, पूरा तो हो जाने दे। यस सर, इतना आंख बंद करके भरोसा मत कर, कुछ और लिख दूंगा मैं। तो यहाँ से साइन आई से साइन आई कट गया, साइन आर से साइन आर कट गया, क्या मिला? एक मिला, 1 रुपया। क्या है? इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं? देखो, एयर ग्लास इक्वल टू 1 अपॉन ग्लास एयर। यानी अगर आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। क्यों? आपको रिफ्रैक्शन इंडेक्स कहाँ का दिया हुआ है? एयर टू ग्लास। और अगर आपको क्वेश्चन में ग्लास टू एयर का पूछा है, रेसिप्रोकल कर दो। आपको क्या लगता है, 10th में अगर आपको हलवा क्वेश्चन देंगे, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देंगे, एक की स्पीड दे देंगे और कहेंगे दूसरे की स्पीड निकाल दो, मतलब ऐसा क्वेश्चन चाहिए तुम्हें? ये नहीं मिलेगा। तो क्या होता है वहां पे? अभी डेप्थ वाला आएगा, रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के न्यूमेरिकल आएंगे। वहां क्या होता है? वहां एयर टू ग्लास, इसका मतलब क्या है? ग्लास लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है? एयर टू ग्लास। तो उसके लिए जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ग्लास से एयर का क्या होगा? उल्टा। समझे या नहीं समझे? मुझे ग्लास तो चाहिए, वाटर होना चाहिए। चलो हमने ग्लास ही रख लिया, ग्लास लैब है, ग्लास है में मेरा डाला। चलो, वो मीडियम होना चाहिए, कुछ भी हो मान लो, ठीक है? समझे नहीं? मतलब कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर आपको पेयर गिवन है, एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, कुछ भी गिवन है, तो उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या हो जाएगा? उसका उल्टा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। लाइट पे इफेक्ट पड़ता है ग्रेविटी से? नहीं, बट ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सर बैंड कर देती है आपका नहीं, क्लास 12 पे हम लोग जब जाएंगे ना, तब बच्चों के मन में आता है, कुछ बच्चों को जो अच्छा पढ़ते हैं, क्योंकि नहीं तो मैं ऐसे पूछा है एक्चुअल में, क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम ये पढ़ते हैं कि लाइट इज अ मैटर, लाइट के पास एक पार्टिकल भी है, तो अगर पार्टिकल है तो क्या उस पार्टिकल पे ग्रेविटी एक्ट करती है? ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है पढ़ने का। ठीक है, किसी को कोई और डाउट है प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी में? गुड पॉइंट। ओके, सो फैक्टर अफेक्टिंग वाला जो पॉइंट है, सबसे पहले उसमें क्या लिखवाया है बताओ? फैक्टर अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? नहीं, वो तो बेंडिंग डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑब्वियसली कितना डेंसर होगा उसी के हिसाब से तो बेंड करेगा, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भाई कि बेंडिंग किस पे बेसिस पे होगी। कोई जो ज्यादा डेंसर है वो ज्यादा टूवर्ड्स नॉर्मल करेगा, जो कम है वो कम करेगा। इतनी पॉइंट क्लियर है सभी को? अच्छा, एक और मेरा मन में था, जब अवे फ्रॉम नॉर्मल करते हैं कितना बेंड करा सकते हैं? कितना अवे कर सकते हैं बेंड नॉर्मल से? मोर देन 90। ये याद है, मोर देन 90। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं TIR, हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है यार, हीरोइन का नाम नहीं है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, पता चला सोचो फिर से कोई बैंड का नाम है छोड़ो। ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्मल में कितनी बेंडिंग करा सकते हैं? 360 सर, ऐसे नॉर्मल नहीं। आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उससे लेके 0 के बीच, 0 भी नहीं करा सकते आप, इतना ट्रेंड नहीं करा सकते कि वो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर जो निकल जाए ना। बट हाँ, एंगल ऑफ, क्योंकि देखो अगर ये लाइन सीधी निकलती तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर एंगल बनाती। बेंड करते करते आप मैक्सिमम कितना ला सकते हो? 0 डिग्री।
0 डिग्री से लेके एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में ही रहेगी इसकी बेंडिंग, याद रखना, ठीक है। ओके, फैक्टर ऑफ बेंडिंग सबसे पहला तो सिंपल है, ऑप्टिकल डेंसिटी। जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उतनी ज्यादा बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल शो करेगा, जितना ज्यादा रेयर मीडियम होगा उतनी ज्यादा बेंडिंग अवे फॉरवर्ड होगा। सबसे पहला ऑप्टिकल डेंसर, तो डिपेंड करेगा कैसा है। डेंसर है तो बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, रेयर है तो बेंडिंग अवे फॉरवर्ड। अगला सेकंड पॉइंट क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या लिखा है बताओ? With increase in temperature, speed of light in the medium increases. क्यों? एनर्जी मिल रही है। हाँ, और सर वो प्रेशर कम। ठीक है, तो एनर्जी जब मिलेगी तो ऑब्वियसली वो हाई ट्रेवल करेगा तो स्पीड बढ़ेगी। तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो बेंडिंग किस तरीके से होती है? बढ़ती है घटती है? बताओ। कम हो जाएगी। क्यों? सर बेंडिंग बढ़ जाएगी। डिपेंड करेगा किससे किस में जा रहा है। डिपेंड करेगा ना किससे किस में जा रहा है। इसमें तो मान लो कोई मीडियम है जो ऑलरेडी बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल करा रहा है। अवे फ्रॉम नॉर्मल कराने के लिए क्या होता है? स्पीड बढ़ाते हैं, जब तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, और आपने इस टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो क्या होगा? बेंडिंग और बढ़ेगी। अब इमेजिन करो कि आपकी बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल हो रही है, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा? टेम्परेचर मतलब एनर्जी। टेम्परेचर क्यों चेंज होता है? जब हीट करते हो, हीट इज एनर्जी। एनर्जी से आप जब लाइट को दोगे, उसको दोगे तो मीडियम का भी तो एनर्जी बनेगा, विच इज वो ऑप्टिकल डेंसर से ऑप्टिकल रेयर की तरफ ज्यादा मीडियम। तो ऑप्टिकल डेंसर से ऑप्टिकल रेयर जब मीडियम होगा तो लाइट को कब रोकेगा? यानी उसकी स्पीड को इनडायरेक्ट वे में क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो इनडायरेक्ट वे में स्पीड बढ़ती है जब आप टेम्परेचर को हीट करते हो, क्योंकि कोई भी मीडियम जिसे आप हीट कर रहे हो वो ऑप्टिकल डेंसर से ऑप्टिकल रेयर की तरफ ट्रेंड करता है, और जैसे जैसे ऑप्टिकल रेयर मीडियम होता है तो वो उतनी ज्यादा क्या करते हैं? लाइट को स्पीड को बढ़ाएगा। तो आप इमेजिन करते हैं एक ऐसा फिनोमेना जहाँ टुवर्ड्स नॉर्मल हो रही है, आप हीट कर रहे हो। ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। आप हीट कर रहे हो तो आपको क्या दिख रहा होगा कि वो उसकी जो बेंडिंग है वो बेंडिंग धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। ये एक्सपेरिमेंट तुम लोग घर में करके देख सकते हो, बट थोड़ा प्रिकॉशन के साथ। आप स्केल लो, पानी डालो, ऑब्वियसली आपको टिल्ट दिखेगा, ठीक है। उस बीकर को, या हम लोग कभी देखेंगे यहाँ पे करके देखेंगे, उस बीकर को थोड़ा सा हीट करो, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी भी बढ़ेगी, वो सॉरी घटेगी। अगर उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी घटेगी तो उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही होगी? बढ़ेगी। वो जो टेंट हो रहा है वो आपको अगर काफी देर आप ऑब्जर्व करो या मोबाइल लगाकर छोड़ दो तो आपको दिखेगा धीरे धीरे वो सीधा हो रहा है। जो आपको टिल्ट दिखता वो सीधा हो रहा है, क्योंकि टिल्ट क्यों दिख रहा था? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। बट अगर बेंडिंग ऑफ लाइट अब धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो रही है? घट रही है, तो उसकी बेंडिंग भी कम होगी और वो ऑलमोस्ट आपको सीधा दिखने लग जाएगा। सिंपल, बट पूरा सीधा नहीं दिखेगा। शैडो के साथ भी होता है, मतलब जैसे कि बिल्कुल सूरज ऊपर आया। ना 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 ना, वो तो अलग है, वो शैडो का है, वो चीज अलग है। ये आपको मैं एक वीडियो का लिंक शेयर करूंगा, उसमें उन्होंने ये चीज ग्लिसरीन के साथ करी है। ग्लिसरीन और वाटर, ग्लिसरीन और पानी को ऐसे रखा तो आपको बोतल दिखती है। उस पानी को उन्होंने हीट करा और उसकी डेंसिटी ऑलमोस्ट किसकी डेंसिटी के बराबर ला दी? ग्लिसरीन की डेंसिटी। वो बोतल गायब हो गई। वो बोतल दिखेगी नहीं क्योंकि उसके अंदर से लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पास कर रही है, क्योंकि लाइट रिफ्रैक्ट कर रही थी इसलिए वो बोतल दिख रही थी ग्लिसरीन की। जब वो दिखेगी नहीं, लाइट बिल्कुल क्लियर पास करेगी तो उसके लिए वो इनविजिबल चीज हो जाएगी। समझ में? ओके फाइन। तो सेकंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट वेवलेंथ होना चाहिए। कलर, कलर का मतलब क्या है? कलर अगर आपने याद करा होगा लास्ट टाइम हमने स्टार्ट ही ऐसे करा था विबग्योर से। तो विबग्योर क्या होता है? उनकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो वेवलेंथ जैसे जैसे चेंज होगी यानी उनका कलर चेंज होगा, तो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अभी फॉर्मूला लिखा था ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, 1 μ2 वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ ऑफ सेकंड। इसमें भी डिपेंड करता है कि किस हिसाब से वेवलेंथ आप भेज रहे हो। भाई अगर आप येलो कलर की वेवलेंथ भेज रहे हो और जैसे मान लो विबग्योर ऐसा है ना, तो रेड की सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ होती है और क्वालिटी सबसे कम होती है, लीस्ट वेवलेंथ होती है। तो अगर मैं कहूँ येलो भेजी और उसके बाद मैंने ऑरेंज भेजी, कौन ज्यादा बेंडिंग शो करेगा? ऑरेंज। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो ज्यादा उसकी बेंडिंग ज्यादा है। सही है? ओके आगे नहीं, वो कम बेंडिंग शो करेगा।
मस्त